तो चलिए आज इतिहास के पन्नों में दफन एक ऐसी दुनिया की पड़ताल करते हैं जो हजारों साल तक हमारी नजरों से मतलब पूरी दुनिया की नजरों से ओझल रही। सोचिए, क्या हो अगर एक पूरी की पूरी एडवांस्ड सिविलाइजेशन बस गायब हो जाए। और सुनिए, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये दास्तां है सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसा समाज जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया जितना ही डेवलप्ड था, पर फिर भी समय की धूल में कहीं खो गया। तो हमारी ये जो पड़ताल है, इसकी शुरुआत किसी पुराने खंडहर से नहीं, बल्कि आज से सिर्फ 100 साल पहले होती है। एक ऐसी खोज जिसने सच मानिए भारत के इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। साल था 1920 का दशक। जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये खंडहर मिले तो सच में वो हैरान रह गए। उन्हें लगा था कोई छोटा मोटा गांव होगा, पर जो सामने आया वो थी एक विशाल सुनियोजित सभ्यता। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो 4000 साल से भी पहले अपने पीक पर थी। आप सोच सकते हैं, इस एक खोज ने इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो इन लोगों को समझने के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा सुराग कहां से मिला? जमीन के नीचे से, उनके शहर। तो सवाल यह है कि उनके शहर असल में थे कैसे? देखिए, उस जमाने के ज्यादातर शहर जैसे तैसे बस जाते थे, कोई प्लानिंग नहीं होती थी। लेकिन सिंधु घाटी के शहर, अरे वो तो आज के मॉडर्न शहरों को टक्कर देते थे। एकदम कमाल की अर्बन प्लानिंग। अब जो बात सबसे ज्यादा वो है इनकी इंजीनियरिंग। जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं आज से 4500 साल पहले की, और तब सड़कें एकदम सीधी 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को काटती थीं। हर घर में ढकी हुई नालियां थीं, मतलब प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम। और तो और बड़े बड़े पब्लिक बिल्डिंग्स भी थे। ये सब किसी मजबूत और ऑर्गेनाइज सरकार के बिना तो हो ही नहीं सकता है ना। मतलब इस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन और सफाई पर इतना ध्यान, ये साफ दिखाता है कि ये लोग सिर्फ ईंट और गारे की इमारतें नहीं बना रहे थे। नहीं, वो एक बेहतर सिविक लाइफ बना रहे थे। और ये एक ऐसी सोच थी जो अपने समय से हजारों साल, जी हां, हजारों साल आगे थी। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ एक दो शहरों की नहीं है, ये तो सैकड़ों साइट्स का एक पूरा नेटवर्क था, और हर शहर का अपना एक खास काम था। जैसे गुजरात का लोथल एक बड़ा पोर्ट सिटी, एक बिजी बंदरगाह था, तो वहीं राजस्थान का कालीबंगन शायद एक रिलीजियस सेंटर रहा होगा। तो शहर तो हमने देख लिए, अब चलिए जरा उन चीजों पर नजर डालते हैं जो इन शहरों में रहने वाले लोग अपने पीछे छोड़ गए। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, आर्टिफैक्ट्स, यही हमें बताती हैं कि वो लोग असल में जीते कैसे थे और उनकी जिंदगी कितनी प्रॉस्परस थी। इनकी जो तरक्की थी वो 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। सबसे पहला जाहिर है एग्रीकल्चर यानी खेती। दूसरा, दूर दूर तक फैला हुआ ट्रेड यानी व्यापार। और तीसरा, लाजवाब हैंडीक्राफ्ट्स मतलब कमाल की कारीगरी। गेहूं और जौ तो वो उगाते ही थे, लेकिन एक चीज थी जिसमें वो पायनियर थे, और वो थी कपास की खेती। जी हां, दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले यही लोग थे। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया का कारोबार बदल दिया। उनकी इतनी दौलत का राज क्या था? वो था उनका ट्रेड। और ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं था। ये सिर्फ आसपास के इलाकों तक ही नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक फैला हुआ था। और इसका सबसे पक्का सबूत उनकी मोहरें मतलब सील्स, जो मेसोपोटामिया के खंडरों से मिली हैं। कमाल है ना। और फिर हमें मिलती हैं कुछ ऐसी कलाकृतियां जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, जैसे डांसिंग गर्ल की वो मूर्ति, या फिर प्रीस्ट किंग का वो स्टैचू। ये कौन थे? क्या वो कोई रानी थी या कोई बड़ा पुजारी? हमें नहीं पता, पर इनकी कला हमें उनके समाज की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही दिलचस्प झलक दिखाती है। अच्छा, हम ये तो जानते हैं कि वो क्या बनाते थे, क्या खाते पीते थे, पर वो मानते क्या थे? उनकी आस्था क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने अपनी भाषा में क्या लिखा? अब यहां से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। जो मोहरें और मूर्तियां मिली हैं, उनसे एक अंदाजा तो लगता है। ऐसा लगता है कि वो प्रकृति की पूजा करते थे। एक मदर गॉडेस की पूजा होती थी। मोहरों पर पशुपति जैसे देवता मिले हैं। पीपल के पेड़ की पूजा होती थी। और कमाल की बात यह है कि इनमें से कई मान्यताएं आज भी भारतीय संस्कृति में किसी न किसी रूप में जिंदा हैं। लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी पहेली छोड़ दी, एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, और वो है उनकी लिखावट,
उनकी स्क्रिप्ट जो खूबसूरत चिन्हों और तस्वीरों से बनी है। सोचिए, अब तक लगभग 400 अलग-अलग चिन्ह 400 यूनिक साइंस पहचाने जा चुके हैं। ये मोहरों पर भी हैं, बर्तनों पर भी हैं और धोलावीरा में तो एक बड़े से साइन बोर्ड पर भी मिले हैं। लेकिन दशकों की मेहनत, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की कोशिशों के बाद भी आज तक कोई नहीं जान पाया कि इन चिन्हों का मतलब क्या है। ये बहुत अजीब एहसास है ना, कि हम उनके शब्द देख सकते हैं पर उनकी आवाज नहीं सुन सकते। और यही हमें इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पहले आता है। आखिर इतनी एडवांस्ड, इतनी महान सभ्यता खत्म कैसे हो गई? वो लोग गए कहाँ? इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। हिस्टोरियंस में आज भी इस पर बहस चलती है। कई थियरीज हैं। कुछ कहते हैं कि कोई भयंकर बाढ़ या भूकंप आया होगा। कुछ का मानना है कि नदियां सूख गईं या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे खेती खत्म हो गई। एक थियरी बाहरी आक्रमण की भी है और कुछ लोग क्लाइमेट चेंज को भी वजह मानते हैं। हो सकता है सच इनमें से कोई एक ना हो, बल्कि इन सबका एक मिला-जुला विनाशकारी असर रहा हो। सिंधु घाटी सभ्यता हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि कोई भी समाज कितना भी महान क्यों ना हो, वो वक्त की मार से गुम हो सकता है और अपने पीछे छोड़ जाता है सिर्फ खामोश खंडर और कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद आज भी उसी जमीन के नीचे दबे हुए हैं, बस अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं।